आप डायबिटीज के साथ जिंदगी गुजार रही हैं या डायबिटीज के साथ खेल रही हैं? डायबिटीज़ के साथ खेल भी रही हूँ और एंजॉय भी कर रही को ये बीमारी किस तरह से शुरू हुई थी और आप इसको किस तरीके से मैनेज कर रही हैं? तो हम सब बहन भाइयों को जॉन्डिस हुआ था, जिसकी वजह से बाकी सब ठीक हो गए थे और मुझे वीकनेस हो गई थी। खुराक, वर्जिश और तर्ज ज़िंदगी में तब्दीलियों का मिलना बहुत ज़रूरी है। कोई जॉन्डिस के अलावा मतलब क्या फील होता था? कोई और डायबिटीज की सिम्टम्स फील होती थी? पानी का ज़्यादा पीना और रात को सोने की बजाय वॉशरूम में ज़्यादातर जाना, स्कूल में चक्कर आ जाना या काम का याद ना होना, बार बार भूख लगना। बच्चे को कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? तो HbA1c कराना चाहिए ताकि उसके पिछले 3 महीने के लेवल्स पता चल सके। आइडियल लेवल क्या होगा फास्टिंग में 100 से 120 तक डायबिटिक। किस तरह से एक्सरसाइज के साथ और डाइट के साथ चीज़ों को अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है? सबसे पहले तो उसे अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना चाहिए, फिर उसे डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए, फिर उसे योगा भी करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। डाइट को आप किस तरह से कंट्रोल करती हो और अपने खाने में आप किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा एहतियात करती टाइप 1 डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, सबसे ज़्यादा उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स का ख्याल रखना हो? चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है डायबिटीज़ के बारे में? ये इन्फॉर्मेशन कुछ हॉस्पिटल में जा जाके और कुछ डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन और गूगल पे उससे मिलती है। कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ज़हनी सुकून देती? ज़हनी सुकून में सबसे पहले वाटर इनटेक ज़्यादा करना चाहिए, फिर डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए। जो भी बीमारी है वो अल्लाह ताला अपने प्यारों को देते हैं, हमें एज ए ब्लेसिंग एक्सेप्ट करना चाहिए। जो हमारा सब्र है उसका फल एक दिन ज़रूर मिलेगा। बाकी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी बीमारी के साथ जंग कर रहे हैं, हमें लोगों की बातों पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए और अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पयामे सहर और मैं हूं आपकी होस्ट नाजिश किरण। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के ऊपर, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसा टॉपिक है जो हमें लगा कि इसके ऊपर डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। यूँ तो डायबिटीज़ के ऊपर बहुत सारे लोग बात करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ बात करते हैं, लेकिन आज हमने एक बहुत ही मुख्तलिफ एंगल चुना है कि हम ऐसे किसी बंदे के साथ डायबिटीज़ के ऊपर बात करें जो खुद इसका शिकार हो और वो किस तरह से मैनेज करता है, वो किस तरह से फील करता है और उसकी डॉक्टर शॉपिंग कैसी रही है। आज हम इसी ऊपर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डायबिटीज़ की बहुत सारी टाइप हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4, और आजकल एक नई टाइप भी आ गई है, दैट इज़ टाइप C। बट आज हम जिस डायबिटीज़ की टाइप के ऊपर बात करने जा रहे हैं दैट इज़ टाइप 1 डायबिटीज़। और टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में बताती चलूँ कि ये बच्चों के अंदर होती है और मोस्टली छोटे बच्चों में ये डायग्नोज हो जाती है। कुछ बच्चों को अर्ली एज में, बिल्कुल अर्ली एज में डायग्नोज हो जाती है, कुछ को थोड़ी बाद में डायग्नोज होती है। आज मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही क्यूट सी डायबिटिक पेशेंट है, लैला ज़ैनब नाम है इनका, और ये 14 साल की उम्र में डायबिटीज़ के साथ ज़िंदगी गुजारी है या डायबिटीज़ के साथ खेल रही हैं, ये आज हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम लैला, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आप डायबिटीज़ के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं या डायबिटीज़ के साथ खेल रही हैं? डायबिटीज़ के साथ खेल भी रही हूँ और एंजॉय भी कर रही हूँ और डायबिटीज़ को जलील भी कर रही हूँ। डायबिटीज़ को जलील कैसे कर रही हैं? जैसे वो मुझे कर रही है। अच्छा, यानी आपने उसको टिट फॉर टैट का वो बना दिया। अच्छा लैला, अपार्ट फ्रॉम जोक हम थोड़ा सीरियस इशू के ऊपर आते हैं। थोड़ी कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें, ऐसी मालूमात जो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट के लिए, जो आप जैसे प्यारे से बच्चे हैं उनके काम आ सके, हम उनके बारे में बात करना चाहेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको ये बीमारी किस तरह से शुरू हुई थी और आप इसको किस तरीके से मैनेज कर रही हैं? सबसे पहले तो हम सब बहन भाइयों को जॉन्डिस हुआ था, जिसकी वजह से बाकी सब ठीक हो गए थे और मुझे वीकनेस हो गई थी। फिर हम लोगों ने जब चेक कराया तो इन ब्लड 900 थी। उसके बाद डायग्नोस हो गई। फिर अब उसको मैनेज इस तरह किया जाता है कि खुराक, वर्जिश और तर्ज ज़िंदगी में तब्दीलियों का मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद फिर उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का कम लेना और फाइबर का ज़्यादा लेना। उसके अलावा नाश्ता खानों से परहेज़ करना, वॉक करना और एक्सरसाइज वगैरह करना, ताकि जो शुगर है वो मेंटेन रहे और इंसुलिन की हसासियत कम हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये तो आपने बड़े अच्छे से इस चीज़ को डिफ़ाइन किया।
अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे लैला ने बताया कि लैला को जॉन्डिस हुआ था, तो आपने इस चीज़ को बिल्कुल ज़हन में रखना है कि आपके बच्चे के अंदर कोई गैर मामूली तब्दीलियाँ तो नहीं आ रही हैं, जिनकी वजह से बच्चे को वो तब्दीलियाँ बेसिकली डायबिटीज़ की वजह से आ रही हैं और आप जो है उसको कुछ और समझ रहे हैं। ऐसे ही है लैला। लैला, इसके अलावा आपको जॉन्डिस के अलावा मतलब क्या फ़ील होता था? कोई और डायबिटीज़ की सिम्पटम्स फ़ील होती थी? डायबिटीज़ के सिम्पटम्स उस टाइम तो नहीं पता थी, लेकिन पानी का ज़्यादा पीना और रात को सोने की बजाय वॉशरूम में ज़्यादातर जाना, हुँ। स्कूल में चक्कर आ जाना या काम का याद ना होना, हुँ, और हुँ। उसके अलावा जो है वो बार-बार उसका भूख लगना। ठीक है। आपको भूख भी लगती थी और आप जो है आपको चक्कर भी आते थे। हुँ। और अब जैसे आपने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती थी, तो ये भी एक सिम्पटम हो सकता है। अब जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, वो बिल्कुल इस चीज़ को नेगेटिव भी ना लें कि भई हमें प्यास लग रही है, तो ही हमें मतलब हमें डायबिटीज़ हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने अगर आपको कभी ऐसे सिम्पटम्स फ़ील हों, जैसे आप बार-बार वॉशरूम जा रहे हैं या आपको ज़्यादा प्यास लग रही है या आपके कोई मेमोरी इश्यूज़ बन रहे हैं या आपकी लाइफ के अंदर एक गैर मामूली तब्दीली, आपके बच्चे के अंदर कोई गैर मामूली तब्दीलियाँ ज़ाहिर हो रही हैं, तो आपने सिंपली उसका जो है लैला बताएँगी कि लैला उस बच्चे को कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? उससे HbA1c कराना चाहिए ताकि उसके पिछले 3 महीने के लेवल्स पता चल सकें। ठीक है, HbA1c करवाना चाहिए और रैंडम अगर वो फास्टिंग इंसुलिन करवा ले तो उससे भी पता चल जाएगा? पता चल जाएगा। पहले तो अगर आपके पास ग्लूकोमीटर है तो फास्टिंग में आपको ग्लूकोमीटर से शुगर चेक कर लेनी चाहिए बगैर खाए पिए। ठीक है। और अगर वो हाई आए तो फिर HbA1c करा के किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। ठीक है। अच्छा लैला, मुझे ये बताएँगी कि अगर लेट्स सपोज़ कि उसकी फ़ास्टिंग कितनी आई है, तो वो नॉर्मल फ़ास्टिंग है और अगर उसके कितने लेवल्स हैं, तो फिर वो हाई में शुमार होगा? बेसिकली जो नॉर्मल इंसान है उसकी 150 से ऊपर आए अगर बच्चों में तो वो डायबिटिक हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर 180 से ज़्यादा अडल्ट्स की आए तो वो प्री डायबिटिक होता है। ठीक तो है, अगर 190 तक आए तो डायबिटिक हो जाते हैं अडल्ट्स, इसलिए उन्हें HbA1c करा लेना चाहिए, और बच्चों में 150 तक आए तो वो डायबिटिक होता है। ठीक है। अच्छा, और लेवल आइडियल लेवल क्या होगा फ़ास्टिंग का? आइडियल लेवल फास्टिंग में 100 से 120 तक डायबिटिक्स का होता है। ठीक है, वेरी नाइस। देखिए अब हमने आज इसीलिए ऐसी बच्ची को बुलाया है जो खुद इस चीज़ का शिकार है, ताकि वो आपको चीज़ें रियल लाइफ के साथ रिलेट करके बता सके, और ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही है माशाल्लाह से। अच्छा लैला, मुझे आप बताएं कि आप इतनी पॉजिटिव कैसे रहती हैं डायबिटीज़ के साथ? डायबिटीज़ के साथ जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनको सोच के कि ये इस वे में नेगेटिव है तो मुझे इस वे में इसने कुछ कहा है, ये मुझे इस वे में सोचना चाहिए। तो उसके अलावा जो मेरे जैसे कई और ऐसे बच्चे हैं जैसे वसीम अकरम और फवाद खान, तो उनको देख के मोटिवेशन होती है। वो बच्चे मतलब लोग हैं। ठीक है, ठीक है, मज़ाक कर रही थी। अच्छा मतलब वो, मतलब आपका कहने का मतलब है कि उनको भी टाइप 1 थी। हुँ। वो चाइल्डहुड से इस चीज़ का शिकार हैं, और वो क्योंकि हमारे रोल मॉडल्स हैं वसीम अकरम और फवाद खान जो बड़े मशहूर एक्टर हैं, और वो तो मेरे ख़्याल से इंटरनेशनल क्रश हैं, तो उनको भी डायबिटीज़ है। तो मतलब डायबिटीज़ के साथ जो टाइप 1 के साथ पेशेंट होते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं, है ना? आप इस बात पे यकीन रखती हैं? नहीं। नहीं, क्यों? इस बात की क्या वजह है? इस बात की ये वजह है कि खूबसूरती होना या ना होना नहीं, सेहत होना ज़रूरी है। ये बहुत बड़ी और गहरी बात कर दी है लैला ने। अच्छा लैला, आप मुझे ये बताएँ कि जैसे अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है किसी को, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है डायबिटीज़ की वजह से, किसी बच्चे को अगर डायबिटीज़ है और ये सोचता है कि मैं नॉर्मल रूटीन की लाइफ नहीं गुजार पा रहा, मैं स्कूल नहीं जा पा रहा, तो वो किस तरह से एक्सरसाइज के साथ और डाइट के साथ चीज़ों को, अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है? सबसे पहले तो उसे अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना चाहिए, फिर उसे डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए, फिर उसे हुँ। योगा भी करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके अलावा ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे वो खुद को अच्छा फ़ील करे। बिल्कुल, वेरी नाइस। अच्छा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में आप ज़रा मुझे मज़ीद इसके ऊपर रोशनी डालें कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने से कैसे स्ट्रेस मैनेज होगा? फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने से ऐसे स्ट्रेस मैनेज होगा कि वो आपके साथ बातें करेंगे, आप उनके साथ करेंगे। इस तरह जब बातें करेंगे तो आपका स्ट्रेस रिलीज़ होगा। वेरी नाइस। यानी कि फैमिली की सपोर्ट का होना कितना ज़रूरी है। यहाँ पर लैला ने बहुत अच्छी बात इंडिकेट की है कि जिन जिन पेरेंट्स के बच्चे डायबिटिक हैं या किसी भी एलिमेंट का शिकार हैं,
या उनके जो सिबलिंग्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए अपने इस बच्चे को, क्योंकि देखें आपकी सपोर्ट के बगैर तो ये बच्चे फिर कुछ भी नहीं कर सकते। लैला, आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव है आपके साथ? मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, स्पेशली मेरे मामा पापा भाई भी सपोर्टिव हैं, लेकिन कभी कभी वो ऐसी बात कर जाते हैं कि हर्ट हो जाती है। हर्ट हो जाती है। मामा बाबा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, वेरी नाइस। देखिए पेरेंट्स का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा लैला, मुझे ये बताएं कि आप इस एलिमेंट के साथ, डायबिटीज़ के साथ किस तरह से अपनी स्कूल लाइफ को, अपनी डेली रूटीन को मैनेज करती हैं? स्कूल लाइफ वैसे तो बहुत आसान है, मज़ा भी आता है, लेकिन स्कूल में ज़्यादातर जो क्लास फेलोज़ हैं वो मजाक बनाते हैं, तो फिर उनके सामने अपनी बीमारी को छुपाती हूँ। ठीक है। लेकिन छुपाना चाहिए नहीं। स्कूल वालों को लाइब्रेरी में डायबिटीज़ के बारे में बुक्स रखनी चाहिए जो बच्चों को दें, और बच्चों को समझाना चाहिए कि डायबिटीज़ के ऊपर नीचे होने से मूड स्विंग्स होते हैं, तो इसलिए हमारे साथ थोड़ा ताउन किया जाए। और उसके अलावा बाकी मेरे स्कूल वाले बहुत सपोर्टिव हैं, स्पेशली मेरे प्रिंसिपल। लेकिन फिर भी कोई फंक्शन हो तो बैनर्स लगाने चाहिए ताकि जो लोगों की सोच और गलतफहमी है वो दूर हो सकें और टाइप वेरी 1 नाइस, डायबिटिक सोसाइटी में सरवाइव कर सकें। वेरी नाइस। ये जैसे लैला ने बताया है कि उनके प्रिंसिपल साहब बहुत सपोर्टिव हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। मेरे ख्याल से जो प्रिंसिपल होते हैं वो स्कूल का फेस होते हैं और उनको उनका सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सपोर्टिव होंगे तो बाकी जितने भी टीचर्स हैं या बच्चे हैं उनको एजुकेट कर सकते हैं। लैला, आपके स्कूल में कोई सेमिनार्स वगैरह होते हैं डायबिटीज़ के ऊपर? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारे स्कूल में सिर्फ मेरे से पहले एक बच्ची थी हुँ, और उसके बाद मैं हूँ। तो स्कूल में ऐसे बाकी नॉर्मल बच्चों के साथ रहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हुँ। प्रिंसिपल ऐसे फ़ील या टीचर्स होने देते नहीं हैं। लेकिन इसके ऊपर यहाँ पे जो भी मुझे स्कूल की मैनेजमेंट सुन रही है या कोई भी इस तरह के लोग जो इस बारे में कुछ कर सकते हैं, उनको मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि डायबिटीज़ के ऊपर अवेयरनेस सेशंस होने चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए स्कूल्स में स्पेशली, ताकि बच्चों को पता चल सके कि ये एक ग़ज़ाई बीमारी है, ये कोई खुदा न ख़ास्ता इस तरह की बीमारी नहीं है कि आप दूसरे बच्चे को हर्ट करें या उसके जज़्बात के साथ खेलें। और इस तरह से बच्चों के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए सेमिनार्स बहुत हेल्पफुल होंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि डाइट को आप किस तरह से कंट्रोल करती हो और अपने खाने में आप किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा एहतियात करती हैं? और जो बच्चे इस टाइम पे हमें, जो डायबिटिक बच्चे या जो भी डायबिटिक पेशेंट हमें सुन रहे हैं, क्योंकि जो भी डायबिटिक पेशेंट है मोस्टली उनको एक ही तरह की चीज़ों से, ग़िज़ाओं से एहतियात करनी पड़ती है। तो ऐसी कौन-सी ग़िज़ाएँ हैं जो आप नहीं खाती हैं, जो आपकी शुगर के लेवल्स को बढ़ाती हैं? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आपको आपके डॉक्टर्स ने, न्यूट्रिशनिस्ट ने गाइड किया होगा, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? टाइप 1 डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स का ख़्याल रखना चाहिए, क्योंकि हुँ, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो खून में शक्कर की सतह को बहुत ज़्यादा पीक पे ले जाते हैं, जिसकी वजह से डीके हो सकता है। ठीक है। हमें फाइबर को ज़्यादा करना चाहिए, जो हमें पेट हमारा भरा रहता है, जिसकी वजह से हम कम खाना खाते हैं, जैसे हमारे हो गए सब्ज़ियाँ, दालें वग़ैरह हो गईं। हुँ, उसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमें काउंट करके खाने चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट्स वाले जो खाने हैं वो हमें ज़्यादातर इंसुलिन के साथ खाने चाहिए। और उसके अलावा जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स को हुँ। उससे मतलब जो हैं वो हमें एक मिकदार में खाने चाहिए, क्योंकि उनकी जो ज़्यादा मिकदार है वो कीटो एसिड्स डायबिटीज़ की एक हालत है उसकी तरफ लेके जा सकती है, जो जानलेवा भी हो सकती है। अच्छा, आपने कार्बोहाइड्रेट्स की बात की है। अब आप ज़रा नाज़रीन को ये बताएँगी कि कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट्स कौन-सी हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में सफ़ेद रंग के खाने आ जाते हैं, जैसे चावल हो गए, दूध हो ठीक गया, है। दही हो गई, दालों में भी होती हैं। उसके अलावा नशास्ता खानों में भी होती हैं, बेकरी आइटम्स में भी होती हैं, लेज़ वग़ैरह में भी होते हैं। बेकरी आइटम्स, देखें अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है, बच्चों के हवाले से ख़ास करके। अब जैसे बच्चे व्हाइट ब्रेड बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो व्हाइट ब्रेड में क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। पिज़्ज़ा बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं, बर्गर्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, है ना? लेज़ वग़ैरह जैसे लैला ने बताया, इसके अलावा निम्को खाते हैं बच्चे, है ना? चॉकलेट्स खाते हैं, वो तो वैसे ही चीनी है, वो तो वैसे ही ज़हर है। तो ऐसी सारी चीज़ें, इनसे कैसे परहेज़ कर लेती हैं आप, और इनसे परहेज़ करना कितना ज़रूरी है डायबिटिक पेशेंट के लिए? इनसे परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बार-बार हमारे होंगे कीटोन्स बनेंगे तो हमें हुँ, डीकेओ होगा, तो बार-बार डीकेओ होना गुर्दों के लिए ठीक नहीं है और किडनीज़ फ़ेल हो सकती हैं। हुँ, उसके अलावा इनसे बचना मुश्किल है, इंसान का दिल कर जाता है और बाज़ दफ़ा मैं खुद भी खा लेती हूँ। हुँ, और बहरहाल इनसे जो है एहतियात बेहतर और
घर में खाने बनाने चाहिए, लाइक फ्रेश जूसेस जो हैं वो, या जो हो गए गुड़ वगैरह, शक्कर वगैरह, ये यूज़ कर लेना चाहिए चीनी की बजाय, क्योंकि जो चीनी है वो किडनीज़ को जल्दी इफ़ेक्ट कर देती है। फ्रेश जूसेस तो फिर थोड़े से डेंजरस नहीं हो जाएंगे बेटा? फ्रेश जूसेस नहीं लेने चाहिए। हाँ, वो आपने अभी वो मेरे ख्याल से मिस्टेकनली बोल दिया है ना। देखिए ना, जो फ्रेश जूसेस हैं उनमें फाइबर नहीं है ना। हमें इंस्टेड ऑफ फ्रेश जूसेस फाइबर लेना है ना। जैसे अगर आपका कोई फ्रूट खाने को दिल कर रहा है तो आप कोई भी एक फ्रूट खा सकते हैं। जितना मैंने सुना है, जितना मैं डायबिटीज़ के बारे में जानती हूँ, उसकी ग़िज़ा के बारे में जानती हूँ, तो दिन में कोई भी एक फ्रूट ले सकते हैं ना। दिन में 24 आवर्स में डायबिटिक्स को कीवी, आड़ू, अमरूद या सेब आधा लेना चाहिए, इसके अलावा कोई भी फ्रूट नहीं लेना चाहिए। इन फ्रूट्स में से कोई भी एक फ्रूट आधा लेना है। बनाना बिल्कुल नहीं खाना, मैंगो बिल्कुल नहीं खाना, इसके अलावा और कौन सा, ग्रेप्स तो बिल्कुल डायबिटिक अनार नहीं खाना। अनार भी नहीं खाना। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। और कोई भी डायबिटिक पेशेंट इस टाइम पे हमें सुन रहा है, उनको इन चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए, क्योंकि बाद में जब आप किडनी फेलियर या किसी और प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं तो फिर ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो डायलिसिस पे जाने से बेहतर है कि आप इसको मैनेज कर सकें। तो डायबिटीज़ को अच्छे तरीके से लैला एक्सरसाइज के साथ भी मैनेज किया जा सकता है, इस बारे में आप क्या कहती हैं? टाइप 2 को आसानी से एक्सरसाइज से मैनेज किया जा सकता है, लेकिन टाइप 1 में जैसे कि लबलबा बिल्कुल ही इंसुलिन प्रोड्यूस करना छोड़ देता है, तो उसमें हमें हर हाल में इंसुलिन लगानी चाहिए, और सम टाइम्स इंसुलिन पंप की ज़रूरत भी पड़ जाती है। एक्सरसाइज से ये है कि इंसुलिन की जो नीड है वो बॉडी में कम होगी, हमें इंसुलिन के यूनिट्स कम लगाने पड़ेंगे, लेकिन ये कि इंसुलिन भी एक्सरसाइज के साथ टाइप 1 को लगानी पड़ती है। टाइप 1 में इंसुलिन बहुत ज़रूरी है, और जो पेशेंट हमें टाइप 1 के साथ सुन रहे हैं उनके लिए इंसुलिन ज़िंदगी है। ऐसा ही है लैला। अच्छा, जो टाइप 2 की बात आप करें, टाइप 2 में तो मोस्टली मेडिकेशन से भी कंट्रोल हो जाता है ना, टाइप 2 टाइप 3। लेकिन उसमें फिर लेटर ऑन अगर लाइक मेडिकेशन से कंट्रोल नहीं हो रही है, सबसे पहले तो डॉक्टर्स की ये कोशिश होती है कि उसको डाइट के साथ कंट्रोल करते हैं, डाइट और एक्सरसाइज के साथ। और अगर डाइट और एक्सरसाइज के साथ ना कंट्रोल हो तो फिर उसको लाइट मेडिकेशन से फिर हैवी डोज के ऊपर और फिर देन इंसुलिन के ऊपर शिफ्ट किया जाता है। ऐसा ही है लैला? जी। अच्छा, लैला को काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है डायबिटीज़ के बारे में? ये इन्फॉर्मेशन कुछ हॉस्पिटल में जा के और कुछ डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन है गूगल पे, उससे मिलती है। ठीक है, तो आपका ट्रीटमेंट किसके पास चल रहा है? मेरा ट्रीटमेंट पहले CMH से था, फिर डॉक्टर उमर काफ़ी अरसे तक मेरे डॉक्टर रहे हैं, और अब डॉक्टर वसीम है। डॉक्टर वसीम है, ठीक है। तो डॉक्टर वसीम बेसिकली आपके किन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं? डॉक्टर वसीम बेसिकली फ़िटनेस पे ध्यान देते हैं, और डायबिटीज़ कंट्रोल पे भी, और इंसुलिन के जो यूनिट्स हैं उनको डिक्रीज़ करके एक्सरसाइज और खानों से इंसुलिन को मैनेज करते हैं, और देन टाइप 2 में रिवर्स कर देते हैं। हाँ, तो आप उनको लाइक उनके पास कोई डाइटिशियन भी हैं, उनके पास कोई फार्मासिस्ट भी हैं, किस तरह से वो टीम वर्क है उनका कोई? उनका टीम वर्क है, व्हाट्सएप पे वो अवेलेबल रहते हैं, और पूरी जो टीम है वो एक पेशेंट के साथ एंगेज रहती है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशन, फार्मासिस्ट सब अवेलेबल होते हैं। दैट्स नाइस। तो आपको इस तरह से लाइक एक पूरी टीम मिली हुई है, तो ये आपने लाइक ये फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं या कोई उनका प्लान लेना पड़ता है? ये इनका प्लान होता है जो परचेज करना पड़ता है, 1 मंथ का भी होता है, 2 मंथ का भी होता है, और 3 मंथ का भी होता है। ठीक है, तो वो कॉस्टली है या अफोर्डेबल है? कॉस्टली है, लेकिन ये है कि वो जो है ना अच्छा है, मतलब उससे डायबिटीज़ मैनेज हो जाती है। ठीक है, तो जो लोग हमें सुन रहे हैं जो अपनी डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं, तो वो इस तरह के किसी लाइक देखें, आपको न्यूट्रिशनिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको एक्सरसाइज ट्रेनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक दफ़ा आप लाइक अपनी एक्सरसाइजेज़ किसी ट्रेनर के साथ डिस्कस करके अपना एक प्लान ले लें, जिससे आप अपनी एक्सरसाइजेज़ को मैनेज कर सकें, अपने वर्कआउट को मैनेज कर सकें, जो बाद में आपकी ज़िंदगी को, आपकी डायबिटीज़ को मैनेज करने में काफ़ी कारआमद साबित हो सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है। लैला, आप मुझे ये बताएं कि वर्जिश से पहले और बाद में शुगर चेक करने की क्या अहमियत है? वर्जिश से पहले शुगर चेक इसलिए करना ज़रूरी है कि अगर जो है हमारी शुगर वो बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा हाई ना हो। बहुत ज़्यादा कम में अगर हम करेंगे तो बेहोशी या हम लोग उसमें जा सकते हैं कोमे की हालत में, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हाई होगी तो ये भी जानलेवा है, क्योंकि इसमें एक हालत होती है कीटो एसिड्स, जिसकी वजह से हमारी किडनी फेलर्स होकर हमारी उसी वक्त डेथ भी हो सकती है। तो इस वजह से नॉर्मल जो हमारी है डायबिटीज़, उसमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। ज़्यादा हाई हो तो उसके लिए कुछ और एक्सरसाइजेज होती हैं, और लो हो तो हमें खाना खाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो ग्लूकोमीटर आप अपने पास हर टाइम रखती हैं?
अच्छा, ग्लूकोमीटर की बड़ी अहमियत है ना, यानी आपके पास ग्लूकोमीटर होना चाहिए। अभी तो मेरे ख्याल से कोई गवर्नमेंट की स्कीम भी चली है जिसमें वो बच्चों को फ्री ग्लूकोमीटर्स दे रहे हैं। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में ये है कि मरियम नवाज़ ने सब बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं इंसुलिन्स और ग्लूकोमीटर्स, और वो अब मंथ बाय मंथ सबको स्टिक्स और इंसुलिन्स वगैरह घर टाइप 1 डायबिटिक्स को दे के भी जाती हैं। वेरी नाइस, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब इससे टाइप 1 वाले बच्चों की काफ़ी हेल्प हो जाती है। और जो नॉन अफोर्डिंग पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे के लिए ग्लूकोमीटर नहीं खरीद सकते क्योंकि काफ़ी कॉस्टली होता है, लाइक इतना कॉस्टली तो नहीं होता लेकिन उसकी स्टिक्स फिर और उनकी इंसुलिन की काफ़ी कॉस्ट पड़ जाती है, तो वो आपको घर पे डिलीवर हो सकती हैं। तो आप किसी भी, मेरे ख्याल से DHQ जाना पड़ता है उसके लिए, आपको किसी सरकारी अस्पताल में जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। जी, DHQ में उधर डाइटिशियन होती हैं और एक डॉक्टर सायरा हैं, उनके पास रजिस्ट्रेशन होती है और फिर मिल जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये भी आप सहूलत अवेल कर सकते हैं। जो भी बच्चे जो टाइप 1 के साथ हैं, हमें सुन रहे हैं, वो सरकारी अस्पताल में जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी इंसुलिन, ग्लूकोमीटर और ग्लूकोमीटर की स्टिक्स घर पे फ्री ले सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्ट्रेस और एंजाइटी के साथ आप किस तरह से सामना करती हैं और किस तरह से आप अपने ज़हनी सुकून को बेहतर बनाती हैं? आप कौन सी टिप्स यूज़ करती हैं? कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ज़हनी सुकून देती हैं? ज़हनी सुकून में सबसे पहले वाटर इनटेक ज़्यादा करना चाहिए, फिर डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए। उसके अलावा योगा बहुत मदद करता है स्ट्रेस रिलीज़ में, और फिर जो नींद है वो ज़्यादा लेने से भी ज़हनी सुकून मिलता है। तो आप टाइमली सो जाती हैं? कितने बजे सोती हैं आप? 9-10 बजे, लेकिन तकरीबन 7-8 घंटे सोने के पूरे हो जाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो आपका सोने का जो हार्मोन है मेलाटोनिन, वो तकरीबन 8 से 9 बजे के दरमियान बेहतरीन काम करता है। तो उस दौरान आपको सो जाना चाहिए और जो उस टाइम पे आपकी नींद होती है वो बहुत हेल्दी होती है ना? तो आपको वक़्त पे सोना चाहिए और वक़्त पे जागना चाहिए। फिर सुबह आप योगा करती हैं? सुबह योगा नहीं, सुबह 6 बजे थायरॉक्सिन लेके और फिर आगे 2 घंटे की नींद पूरी कर लेती हूँ। थायरॉक्सिन आप क्यों ले रही हैं? क्योंकि मुझे हाइपोथायराइड भी है, मेरा मेटाबॉलिज्म काम नहीं करता। ठीक है। तो हाइपोथायरॉयडिज़म और डायबिटीज़ टाइप 1 दोनों को एक साथ मैनेज करना कितना स्ट्रेसफुल है और कितना मुश्किल है? ये एक बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन जो थायराइड है बेसिकली उसे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि थायराइड के साथ हुँ। डायबिटीज़ मैनेज करना हुँ। मुश्किल है। थायरॉक्सिन लेते रहना चाहिए, और वेट जैसे जैसे गेन होता है उसे भी इंक्रीज़ करना चाहिए ताकि डायबिटीज़ जो है वो मैनेज रहे। यानी आपने अपने वेट को भी देखना है और थायरॉक्सिन। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है लैला, मैं पिछले दिनों में किसी की बात सुन रही थी, किसी ने मुझे बताया कि उनका थायराइड ऑपरेट हुआ क्योंकि उनको हाइपरथायरॉयडिज़म था और उसके बाद उन्होंने थायरॉक्सिन सारी ज़िंदगी क्योंकि खानी होती है, थायराइड के जो पेशेंट हैं उन्होंने थायरॉक्सिन तकरीबन सारी ज़िंदगी ही खानी होती है। क्योंकि देखें, आपकी बॉडी के अंदर एक चीज़ नहीं बन रही है तो ऑब्वियसली आपने उसको बाहर से इनटेक करना है। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने थायरॉक्सिन खाना छोड़ दी। थायरॉक्सिन खाना जब छोड़ी उन्होंने, क्योंकि उनको लगा कि मैंने ऑपरेट करा दिया तो अब मुझे थायरॉक्सिन खाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया डॉक्टर की बात को और दोबारा उनकी बहुत बुरी हालत हो गई और वो इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंची, तो वहाँ जाकर पता चला कि उन्होंने थायरॉक्सिन खाना छोड़ दी थी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी कि हमें डॉक्टर की बात को कितना सीरियसली लेना चाहिए? हमें बेसिकली डॉक्टर की बात को सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अपने लिए बेहतर है। बार बार हमें हॉस्पिटल में जाने की बजाय एक ही दफ़ा उनकी जो हदायत हैं उन पे अमल करना चाहिए ताकि हम एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकें। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये छोटी सी बच्ची इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को समझती है और उम्मीद करती हूँ कि ये अमल भी करती होंगी और जो बच्चे हमें इस टाइम पे सुन रहे हैं उनको काफ़ी मदद मिलेगी इनकी बातों से और काफ़ी हौसला मिलेगा। अच्छा लैला, आप मुझे बताएं कि कोई भी बीमारी हो जाए, चाहे डायबिटीज़ है, चाहे थायराइड है या कोई भी और बीमारी, बहुत सारे बच्चों को थैलेसीमिया है, कैंसर के पेशेंट भी हमें सुन रहे होंगे, डिफरेंट बीमारियों के साथ बच्चे हैं। मेरे पास अब जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो ऑटिज़म के साथ हैं, ADHD के साथ हैं, हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो फिज़िकली डिसेबल हैं। तो आप उनके बारे में क्या पैगाम देना चाहोगी? जो भी बीमारी है वो अल्लाह ताला अपने प्यारों पे देते हैं और उसे हमें एज अ ब्लेसिंग एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो हमारा सब्र है उसका फल एक दिन ज़रूर मिलेगा। और बाकी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी बीमारी के साथ जंग कर रहे हैं, और हमें लोगों की बातों पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए और अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करना चाहिए जैसी भी है। वेरी नाइस, ये बहुत थॉटफुल बात की है लैला ने। अच्छा लैला, इसमें आप पेरेंट्स को, ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे बीमार हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी?
जिनके पेरेंट्स बच्चे बीमार हैं, उन पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों के लिए सपोर्टिव बने और हम्म। उनको जो है मोटिवेट करें ताकि वो भी दुनिया का हिस्सा बन सकें और हम्म। आगे ऐसे फील्ड्स में जाएं, अपने ख्वाब पूरे करें और बाकी लोगों की तरह वो भी जिएं। लैला के क्या ख्वाब है? लैला क्या चाहती है कि लैला क्या बनेगी? लैला के लाइफ गोल्स क्या है? लाइफ गोल्स जो हैं वो अभी फ़िलहाल तो यही है कि डॉक्टर बनना है, लेकिन हम्म। मामा पापा भी काफ़ी सपोर्टिव हैं, लेकिन जो है वो बस कभी डिमोटिवेशन की वजह से ख्वाब टूट भी जाते हैं। हाँ, डिमोटिवेशन तो मेरे ख्याल से हर किसी की ज़िंदगी में आती है, इट्स पार्ट ऑफ गेम। लेकिन आपको सब्र करना चाहिए, आपको हौसला रखना चाहिए। वो कहते हैं ना कि इरादे जिनके पुख्ता हों, तो आपने अपने इरादे पुख्ता रखने हैं, है ना? अच्छा, किस फील्ड में जाएंगी? डायबिटोलॉजिस्ट बनना है और हाँ, फिर अपने दैट्स जैसे नाइस। कई बच्चों को ठीक करना है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में कोई ऐसा स्पेसिफिक डॉक्टर नहीं है या कोई ऐसा इदारा नहीं है जहाँ बच्चे ठीक हो सकें। बस सबको ये है कि शुगर मैनेज करनी है, तो कोई हम्म। ऐसे डॉक्टर्स हैं एक दो जो डाइट के साथ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंसुलिन को बढ़ाते हैं और एंड पे किडनीज फेल हो जाती हैं, जबकि नॉर्मल ओह! जो इंसान है उनकी बॉडी में सिर्फ 8 यूनिट इंसुलिन होती है और वो उसी के साथ सर्वाइव कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल मेरे ज़हन में आया कि बॉडी वेट के साथ इंसुलिन को मैनेज करना कितना ज़रूरी है? बॉडी वेट के हिसाब से इंसुलिन को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इंसुलिन को जो है ना ज़्यादा करेंगे वेट से, तो हुँ। वो हमारे लिए फिर किडनी इफ़ेक्ट की वजह बन सकती है। मैंने ये भी सुना है, पिछले दिनों में मुझे कुछ सुनने में आया है कि किसी बच्चे को किसी डॉक्टर साहिबा ने उनकी इंसुलिन बढ़ा दी। अब उनकी इंसुलिन मेरे ख़्याल से कोई 150 यूनिट्स तक ले गई और उनका बॉडी वेट बहुत कम था और एज भी कोई 14-15 साल थी और उस बच्चे का किडनी फेलियर हो गया और उसकी डेथ हो गई है। पहले वो डायलिसिस पे गया और फिर डेथ हो गई है। सो मुझे जो भी पेरेंट्स इस टाइम पे सुन रहे हैं, देखें, मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, नो डाउट, लेकिन उसके तरीके डिफरेंट हैं। आप एक्सरसाइज और डाइट के साथ मैनेज करना सीखें, बजाय इसके कि आप बच्चे की इंसुलिन ख्वाह बढ़ा रहे हैं। बाज़ औक़ात दवाइयाँ जो है ना, बहुत ज़्यादा ओवर डोजेज हो जाए तो वो किडनी को बहुत इफ़ेक्ट करती है। तो किडनी को आपने हमेशा जहन में रखना है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के जो है ना, ये किडनी के बहुत मसाइल होते हैं। अच्छा लैला, आखिर में मुझे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सवाल करना है, थोड़ा इमोशनल भी है। आप मुझे ये बताएं कि लोगों के रिएक्शंस, जैसे आप सोसाइटी में किसी सोशल इवेंट में जाती हैं, किसी गैदरिंग में जाती हैं, तो लोगों के क्या रिएक्शंस होते हैं टुवर्ड्स योर डायबिटीज़ और आप उसको किस तरह से मैनेज करती हैं? लोगों के रिएक्शंस यही होते हैं कि वो ऐसे रिएक्ट करते हैं कि जैसे खुदा न खास्ता हमें लाइलाज मर्ज़ लग गया है। हालाँकि डायबिटीज़ कोई मर्ज़ नहीं है, ये एक अलामत है। तो उसके अलावा ये टाइप 1 और टाइप 2 में काफ़ी कंपैरिज़न करते हैं। शायद इनका नाम डायबिटीज़ है, तो ये नहीं सोचते कि टाइप 2 जो है उसका सिर्फ लबलबा जो है वो किसी वजह से काम नहीं कर रहा, बट जब हम हुँ। मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं तो वो काम करना शुरू कर देता है। जबकि टाइप 1 डायबिटीज़ में लबलबा बिल्कुल काम नहीं करता और हमें डायबिटीज़ इंसुलिन देनी पड़ती है उसको मैनेज करने के लिए, और समटाइम्स इंसुलिन पम्प की ज़रूरत भी पड़ती है और ये हमारे अपने इख्तियार में नहीं होता। और फिर उसके बाद जो फेस्टिवल्स हैं उनमें ये होता है कि हम लोग ज़हनी दबाव में होते हैं, हुँ। तन्हाई फ़ील कर रहे होते हैं और अपनी बीमारी को छुपा रहे होते हैं कि अब हम इंसुलिन कैसे लगाएं और ये ऐसे कहेंगे और ये ऐसे बोलेंगे। तो ये मामलात हैं। देखिए, इस टाइम पे जो भी मुझे लोग सुन रहे हैं, खुदारा आप लोगों की बीमारियों का, लोगों की महरूमियों का मज़ाक उड़ाना छोड़ दें, क्योंकि देखें, कोई भी चीज़ है इंसान के इख्तियार में नहीं है। किसी के इख्तियार में नहीं है कि वो अपनी शक्ल को बेहतर कर सके, किसी के इख्तियार में नहीं है कि वो अपनी बीमारी को दूर कर सके, अनटिल और अनलेस अल्लाह ताला की ज़ात ना चाहे। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को पॉजिटिव लें। देखें, ये बच्चे के जज्बात हैं, किसी भी बच्चे के जज्बात, किसी भी इंसान के जज्बात के साथ खेलना बहुत बड़ा गुनाह है और अल्लाह ताला ऐसे गुनाह को कभी माफ़ नहीं करेगा। बहुत अच्छी बात की लैला आपने, और इसी नोट के ऊपर हम इस पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। इख्तिताम में मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आज लैला को इस प्लेटफ़ॉर्म पे आकर, क़याम सहर के प्लेटफ़ॉर्म पे आकर कैसा लगा? और लैला, आप सुनने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगी और इस पॉडकास्ट के बारे में, इस एक विज़न के बारे में क्या कहना चाहेंगी कि ये कैसा प्लेटफ़ॉर्म है? ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि लोगों को इससे आगाही होती है मुख्तलिफ़ बीमारी और मुख्तलिफ़ मसलों की वजह से, हुँ। और हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। और उसके अलावा ये है कि अपनी सोच को बदलें और सबको इस मुआशरे में जीने की जगह दें।
वेरी नाइस लैला, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। आपका बड़ा बिजी स्केजुअल था, आप स्टूडेंट हैं, 9th क्लास में है ना आप? तो आप स्टूडेंट हैं माशाल्लाह से। लैला अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हैं। समटाइम्स मेरे ख्याल से आप होम स्कूलिंग कर रही हैं और समटाइम्स आप स्कूल जाती हैं, ऐसा ही है। वेल हम लैला को उनके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। लैला इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको अपने मकासद में कामयाब करे और अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और अल्लाह ताला आपके वालिदैन को आपकी वजह से बहुत सारा सुकून और खुशियाँ नसीब फरमाए। वेल ये थी लैला ज़ैनब जो डायबिटीज़ टाइप 1 के बारे में बात कर रही थी और इनसे हमने सीखा कि किस तरीके से हम डायबिटीज़ टाइप 1 को मैनेज कर सकते हैं थ्रू डाइट और एक्सरसाइज। इसके अलावा अपने लाइफस्टाइल के अंदर थोड़े चेंजेस लाने हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बीमारी की वजह से आप स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं तो आपको साइकोलॉजिकल हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ले लेते हैं तो ये आपकी लाइफ को मज़ीद बेहतर और आसान बना सकती है। वेल आपको अगर प्यामे सहर की पॉडकास्ट अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा आप भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने ज़िंदगी में कुछ ऐसा किया या आप किसी ऐसी चीज़ के साथ लड़ रहे हैं जिसके बारे में आप इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता ज़रूर करें। इसके अलावा आप हमें अपनी आरा से आगाह करें कि आप क्या चाहते हैं कि हमें किन किन टॉपिक्स के ऊपर मज़ीद बात करनी चाहिए। वेल अपनी नेक्स्ट पॉडकास्ट तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।